सर अभी जो मुलाकात हुई आज के दिन जेडी वैंस की, जेरेड कुशनर की और स्टीव विटकॉफ की प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके बाद एक खबर आई। वो खबर ये आई कि अमेरिका जो है वो ईरान के जो मुंजमद असासे हैं कतर के अंदर और बैरूनी ममालिक में, उनको बहाल करने पर जो है वो रजामंद है। तो कतर के अंदर $6 बिलियन की बात हो रही है। तो अगर अमेरिका रजामंद है तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही जगह पे बैठ के वजीर आजम साहब ने कहा हो हाँ जी आप रजामंद हैं, तो वो कहे जी रजामंद है। पीछे से पूरी तैयारी करके आए, तो पीछे से दिमाग क्या बन के आया हुआ है और अमेरिका किस हद तक उस मॉड में है कि जिसमें वो गुज़श्ता 2-4 मुज़ाकरात में नहीं था। देखिए यह सब ये एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन तो अमेरिका को बहुत महसूस हुआ होगा। और आपने देखा, हम अक्सर कहते हैं कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड द फेलियर इज एन ऑर्फन। अब वो उनको वो अचीव नहीं हो सका जो वो जंग से पहले करना चाहते थे। वो वैल्यू एड उनके स्टेचर को होने की बजाय एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। बहुत सारे उनके डिसीजन एक लाइबिलिटी बन गए। तो जाहिर है वो एक एलिमेंट ऑफ फेस सेविंग तो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प, प्रेसिडेंट यूएस को चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मिथ है, अभी भी वो सुपर पावर है। तो आई थिंक ये एनवायरनमेंट आपका बदलता है आउटसाइड प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट के। और मैं अक्सर जंग के दौरान भी यही अर्ज करता था कि आप जब दोनों तरफ के चेस से खेलते हैं तो आप ही जीतते हैं, लेकिन जब आपका दुश्मन दूसरी तरफ से खेलता है तो कार्ड सारे आपके हाथ में नहीं रहते। डिसीजन मेकिंग के आप हॉस्टेज ना भी बने, डिपेंडेंट जरूर हो जाते हैं रिएक्शन। और खास तौर पर हॉस्टेज तब बनते हैं अगर आप जाहिर कार्ड अच्छे ना खेलें, इरेशनल डिसीजन कर लें, कैपेसिटी को ओवर अंडरएस्टिमेट करें अपनी या दुश्मन की, तो फिर आपके लिए सरप्राइजेस होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को नेतन्याहू ने जाहिर है ये कन्विंस बहुत किया होगा, आई बिलीव, कि जनाब आपने क्योंकि वेनेजुएला का ऑपरेशन इतना आसानी से कर लिया है तो जनाब ये वेनेजुएला प्लस है, और इसमें आपको नेटो की और यूरोपियन यूनियन की और यूनाइटेड नेशंस की और अपनी कांग्रेस की पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ जाएं, हमला करें, तारीख में अकेले नाम लिख पाए, बजाय 40-50 लोग एक ग्रुप फोटो में आए कि ये नेटो के 40 मुल्क थे जिन्होंने ये हमला करके ईरान से खुदा न खासा जान छुड़ाई थी उनकी हुकूमत से। तो आई थिंक उनको एक गलत या मिसगाइड किया गया, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको इनपुट देती है मुख्तलिफ नौयत की। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने उनको मिसलीड किया होगा, दूसरी तरफ से मैं काउंटर आर्गुमेंट भी करना चाहूंगा खुद ही कि वो कैसा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है जो दुनिया का सुपर पावर भी है, और उसको एक छोटा सा मुल्क जो ईरान से 70 गुना छोटा है वो मिसगाइड करके हमला करवा दे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बना दे। तो ये दोनों तरफ से अफसोसनाक बात है, एक उनका इनकी बातों में आ जाना। तो सर फिर अश्योरिटी बेंजामिन नेतन्याहू की कैसे अश्योर करा पाएगा अमेरिका, जो दुनिया की बड़ी ताकत को एक जंग के अंदर झोंक देता है, जो लबनान के ऊपर हमला कर रहा है और फिर वो ये कहता है कि ये हमला मैं मजीद वसी करूंगा और हिजबुल्लाह के खात्मे तक ये जारी रहेगा। पहले इत्तलात ये आती थी कि जब पाकिस्तान ने ये बात की कि लबनान भी इसके अंदर शामिल था, हमने अमेरिका से बात की, अमेरिका से जेडी वैंस ने बयान कुछ और दे दिया, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा था बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को कहा कि लबनानी हुकूमत के साथ जो है हम बातचीत करेंगे और पीस टॉक करेंगे हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन आज वो कहते हैं कि लबनान के ऊपर हमले जारी रहेंगे। तो फिर उसको नकेल डालने के हवाले से अमेरिका के पास तो रब का पता क्या होगा? देखिए यह सब नकेल तो बड़ी दूर की बात है, अफसोसनाक बात है। आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं, जब आपको याद होगा ये पीस बोर्ड बना था, जब एक तरफ हम ये समझ रहे थे कि बंद हो गई है गाजा में बमबारी अमेरिका की शहर से जो हो रही थी, मोस्टली इजराइल कर रहा था, और हमने देखा कि शायद हम पीस आ जाएगा। पीस बोर्ड का नाम ही ये था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें फलस्तीन की बात ही नहीं की गई थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट हम जब सारे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हम जरा पॉजिटिव कह रहे थे, बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट समझ रहे थे, तो नेतन्याहू ने लैंड करने के बाद अपने हिब्रू में जुबान में दिए कि इंटरव्यू में कहा था कि मैंने तो 2 स्टेट या 2 नेशन की बात ही नहीं की और ना मैंने एग्री किया। हम सारे यहाँ पे सारे तजिया कर रहे थे कि जनाब कमाल हो गया, ये तो पीस बोर्ड बन गया, इसका मतलब फलस्तीनियों को हकूक मिल गए। तो ये फिर उस वक्त वही हुआ जो 33 साल पहले 93 से 95 तक जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, यासिर अरफात को एंगेज किया गया था और ये वादा करके किया गया था कि पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को डिसआर्म कर ले तो हम आपको एक मुल्क दे देंगे। तो 1995 में ये साइन किया गया था, और आज 32 साल होने के बावजूद, गुजरने के बावजूद देखें 2 स्टेट या 2 नेशन नहीं बना आज तक। तो इसी तरह नेतन्याहू ने किया था। तो उनकी तो आई थिंक सबसे इस कामयाबी की जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, डिपेंडेंस ही इजराइल को महार, जिसको आप कहते हैं ना, नकेल डालने पे है। अगर वो ना डाली गई तो फिर सब लीडर बैठकर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सीज फायर या दुनिया में पूरा अमन उस वक्त होगा, दुनिया में अमन जब नेतन्याहू को कंट्रोल किया जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद करे या दुनिया मिलकर खुद करे। दुनिया तो नहीं कर सकी, हमें ज्यादा उम्मीदें प्रेसिडेंट ट्रम्प से रखनी चाहिए कि वही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर उन्होंने सारा कुछ किया है।
अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जब दोनों डेलीगेशंस आए तो इनको वेलकम करने के लिए हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। रात का जो मंजर था, हमने ये देखा कि हमारे फील्ड मार्शल जो है वो बाकायदा वर्दी के अंदर मौजूद है जब उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को वेलकम किया। सुबह के वक्त में जब अमेरिकन डेलीगेशन को करना था वो सूट के अंदर मौजूद थे। अब मैं अगर इसे सरफे नज़र कर भी दूं, एक आम पाकिस्तानी की नज़र है वो ये सवाल पूछते हैं कि ईरानियों को वर्दी में वेलकम क्यों किया और अमरीकियों को सूट में क्यों किया? ये पैगाम क्या दिया गया है? क्या ये पैगाम है या फिर ये रात और सुबह के औकात में थोड़ी सी तब्दीली थी तो ये कोई पैगाम नहीं? मेरा ख्याल है हम ओवर फोकस कर रहे हैं। बेसिकली हमें देखना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी। मैं उससे भी ज्यादा ये समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी और ये बॉडी लैंग्वेज भी हमने अर्न की है। सूट के और ना सूट में तो एक अलग डिबेट हो सकती है, जाहिर है वो तो फील्ड मार्शल साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने ये ऑप्शन दोनों में से कैसे ली। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप फोकस करें बॉडी लैंग्वेज पर, उनके प्रोटोकॉल पर, जितनी उनको इज्जत दी गई, खासतौर पर ईरानी डेलीगेशन को जिस तरह रिस्पेक्ट से दिया गया, जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको एयरफोर्स जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, वो शाम को लैंड किए रात को, और आने के बाद जिस लेवल की लीडरशिप हमारी मौजूद थी। देखिए ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये 40 दिन की एक कंट्रीब्यूशन थी। ये ऑप्टिकल साइड थी। ये जो विजिबिलिटी आपको कैमरों के जरिए नजर आई है वो इसलिए नजर आई है कि उसके पीछे 40 दिन की, दिन और रात की हमारी हुकूमत की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की स्ट्रगल थी। एक हमने पोजीशन अर्न की, एक क्रेडिबिलिटी अपनी ली दुनिया से। हिंदुस्तान का इस वक्त मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, इस वक्त पॉजिटिव है हम सारे, तो इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की इतने अरसे में, आपने नोट किया होगा। तो वो हमें जो रेलेवेंस मिली पिछले एक साल में, खासतौर पर पिछले अप्रैल मई से लेकर इस अप्रैल मई तक, कहाँ अप्रैल में जब पहलगाम हुआ था तो हमें मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट स्टेट कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से, तो कहाँ हम उसके चंद दिन बाद 6-7 मई और 10 मई को हम ना सिर्फ रेलेवेंट हो गए बल्कि ग्लोबल स्टेबलाइजिंग एक फोर्स हो गए। तो इस साल के अंदर जो कुछ हुआ है, आज हम जहां खड़े हैं दुनिया का, यहाँ पे हमारे ट्रस्ट कर लेना ही कि पाकिस्तान इस काबिल है कि होस्ट कर सके, ये इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इतनी डाइवर्जेंट ख्यालात थे इन मुल्कों के जो जंग में लड़ रहे थे, अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिर ऐड कर लें यूएई और गल्फ कंट्री और दूसरी जो जीसीसी और सऊदी अरब। तो इतनी डाइवर्जन के बावजूद अगर एक मुल्क स्टैंड करता है जो इस बारे में ट्रस्ट करवा सकता है डेवलप मुल्कों का, तो आई थिंक वो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक गुडविल मैसेजिंग गया। दुआ ये है कि आने वाले वक्तों में ये मटेरियलाइज भी हो सके और मैनिफेस्टेशन हो गई तो फिर जाहिर है हमारी वैल्यू ऐसी होगी जो हम रीजन से निकल ग्लोबल स्टेबलाइजर और पीस लविंग मुल्क भी और लीडरशिप भी करवाएंगे। सही, ये तो इस वक्त दुनिया तो मोतरफ है ही, और दुनिया में जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसके पीछे वो नुस्खा कीमिया भी ढूंढ रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस सतह पर कैसे पहुंच गया है एक साल के अंदर।